हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जनरल स्वास्थ्य जो चैप्टर 4 का है उसका हम सेकेंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जनरल स्वास्थ्य के पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि जन्म नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। उसमें हमने प्राकृतिक और कृत्रिम विधियों के बारे में देखा था। आज हम पढ़ेंगे एमटीपी के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे यौन संचारित रोगों के बारे में, कौन कौन से रोग यौन संचारित होते हैं। और फिर हम देखेंगे वंध्यता, और वंध्यता को दूर करने के लिए आजकल जो आधुनिक चिकित्सक तकनीकें अपनाई जाती हैं संतान प्राप्ति के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चैप्टर 4 के सभी टॉपिकों को हम देखेंगे और ये चैप्टर 4 जनरल स्वास्थ्य का लास्ट पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमटीपी, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। एमटीपी का फुल फॉर्म होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हिंदी में हम इसे कहते हैं सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। एमटीपी कब किया जाता है? जब एक स्त्री गर्भ में रहती है और किसी कारणवश यदि कुछ घातक रोग है या कुछ आनुवांशिकी विकृति की संभावना है, जैसा कि हमने देखा था एमनियोसेंटेसिस के द्वारा उसके बारे में पता लगाया जाता है कि कुछ विकृति तो नहीं है या कुछ घातक रोग तो नहीं है शिशु को। इस स्थिति में उसे एमटीपी की सलाह चिकित्सकों के द्वारा दी जाती है। या हम कह सकते हैं कई बार लोग अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए भी एमटीपी का प्रयोग करते हैं। और कई बार एमनियोसेंटेसिस के द्वारा लिंग की जांच करवा करके जब पता चलता है कि यह मादा भ्रूण है, तब भी लोग बहुत बड़ी संख्या में एमटीपी का भी दुरुपयोग करने लगते हैं। हालांकि एमटीपी को, एमनियोसेंटेसिस को कानूनी स्वीकृति नहीं है, लेकिन एमटीपी को कानूनी स्वीकृति प्रदान किया गया सरकार के द्वारा। सन 1971 में एमटीपी को स्वीकृति प्रदान की गई है। कई कारणों से लोग या डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि उसका शिशु का एमटीपी करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एमटीपी कराने के लिए, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन कराने के लिए निषेचन के 12 सप्ताह के बाद की स्थिति को उपयुक्त माना गया है। निषेचन के 12 सप्ताह तक, निषेचन होने के 12 सप्ताह तक अगर भ्रूण मां के गर्भ में है, तब तक की स्थिति को सुरक्षित माना जाता है, जिससे मां को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन यदि 12 सप्ताह के बाद, है ना, 3 महीने के बाद अगर ये एमटीपी की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह मां के लिए घातक होता है, मां के जीवन के लिए भी घातक हो सकता है। और एमटीपी जो है एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में कराना चाहिए। और कई बार लोग अकुशल नीम हकीम के चक्कर में या गैर कानूनी रूप से भी एमटीपी का उपयोग करने लगते हैं, जो कि गलत है। तो एमटीपी के बारे में बच्चों आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में आपको यही बताना है कि जब कभी अनचाहे गर्भ से छुटकारा किया जाता है तब चिकित्सक की सलाह के द्वारा, कुशल विशेषज्ञों के द्वारा एमटीपी किया जाता है। और इसका सही समय रहता है निषेचन से 12 सप्ताह तक। हालांकि यह जन्म नियंत्रण की कोई विधि नहीं है कि हम जन्म नियंत्रण पर कंट्रोल करने के लिए ये एमटीपी कराया जाए, क्योंकि इसके साथ ही बहुत सी भावनात्मक और सामाजिक भावनाएं जुड़ी रहती है। अतः एमटीपी को जहां तक हो सके इससे बचना चाहिए।
अब इसके बाद हम बात करते हैं बंध्यता, इनफर्टिलिटी। बंध्यता को हम एक सामान्य भाषा में कहते हैं बांझपन। और बच्चों, आपको पता है हमारे देश में अधिकतर इस बंध्यता या बांझपन को जोड़ दिया जाता है केवल और केवल स्त्रियों के साथ में, कि यदि किसी दंपति की संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसके लिए दोषी कौन माना जाता है? स्त्रियों को माना जाता है कि स्त्रियां बांझ होती है, इस कारण उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, जबकि यह पूरी तरीके से गलत है। बंध्यता स्त्रियों में भी हो सकती है और पुरुषों में भी बंध्यता हो सकता है। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि बंध्यता किन किन कारणों से हो सकता है। स्त्रियों में जो बंध्यता होती है या इनफर्टिलिटी होती है स्त्रियों में, उसमें कुछ कारण इस प्रकार से होते हैं जिसमें जो उनका गर्भाशय है वो विकृत हो सकता है, गर्भाशय का विकृत होना, जिससे गर्भ धारण की क्षमता उनमें नहीं हो पाती है। और हो सकता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन जो ट्यूब होता है उसका असमर्थ होना। इसलिए असमर्थ होना, अंडाणु का फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करना और वहां से उसका गति करना, तो फैलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इस कारण एक स्त्री गर्भधारण नहीं कर पाती है कभी कभी। दूसरा होता है हार्मोन्स लेवल भी काम करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम स्रावित होता है, उस वजह से भी गर्भ धारण करने की क्षमता रुक जाती है, क्योंकि पूरा गर्भाशय उस गर्भ धारण की क्षमता को नहीं रख पाता है। तो हार्मोन्स लेवल भी वहां पर काम करता है। और भी बहुत सारे कुछ कारण होते हैं, जिसमें से ये मेन कारण है गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, इसका विकृत होना, जिससे वह गर्भ धारण की क्षमता नहीं रख पाती है और स्त्री में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। उसी प्रकार पुरुषों में बंध्यता के कारण भी हो सकते हैं। वीर्य जो मेन है, वीर्य की मात्रा, शुक्राणुओं की संख्या और जो शुक्र वाहिनी और शुक्र वाहिका, जिसे हम वास इफरेंस और वास डिफरेंस कहते हैं, इस शुक्र वाहिनी और शुक्र वाहिका, इन दोनों में भी कुछ विकृति आ जाती है या असमर्थ रहते हैं ये शुक्राणु को आगे स्थानांतरित करने में। तो बहुत सारे कारण पुरुषों में भी होते हैं, जिसकी वजह से भी एक स्त्री गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं रख पाती है। तो बंध्यता में जब कोई दंपति संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रख पाते हैं, तब हम उसे बंध्यता या बांझपन कहते हैं, जो कि स्त्रियों और पुरुषों दोनों में हो सकती है। अब हम आगे देखेंगे कि यदि कोई दंपति संतान उत्पन्न करने की क्षमता यदि वो नहीं रख पाते हैं, तो आज के समय में ऐसे बहुत सारे आधुनिक चिकित्सकीय तकनीकें आ गई हैं, जिसके द्वारा वो अपना स्वयं का संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे आगे कौन कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जिसके द्वारा वे संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इन तकनीकों को हम कहते हैं आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। हिंदी में हम इसे कहते हैं सहायक
प्रजनन तकनीकें, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। सहायक प्रजनन तकनीकों में हम कुछ तकनीकों के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे प्रसिद्ध और एक कॉमन जो नाम आप लोग सब जानते हैं वह है परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। आज के समय में सहायक प्रजनन तकनीकों में जो लोगों के द्वारा जो अपनाया जाता है वह है टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु। अब आइए हम देखते हैं कि ये परखनली शिशु में किस प्रकार से संतान उत्पन्न किया जाता है। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्राप्त करने के लिए एक जो तकनीक अपनाई जाती है वह तकनीक है IVF। IVF एक तकनीक का नाम है, इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं पात्र निषेचन। पात्र निषेचन जैसे नाम से है, पात्र में एक कांच के पात्र में या टेस्ट ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे हम IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके द्वारा हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये IVF तकनीक कब अपनाई जाती है इसके बारे में हम देखते हैं। दो प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी प्राप्त किया जा सकता है। पहला जो प्रकार है वह है ZIFT। पहला है ZIFT और जो दूसरा होता है वह है IUT। इसके बारे में अब हम समझेंगे। यदि किसी स्त्री का गर्भाशय के फैलोपियन ट्यूब में कुछ खराबी आती है, ये फैलोपियन ट्यूब है, फिम्बरी ओवरी है ना, ये गर्भाशय। अब हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ZIFT और IUT तकनीकों का इस्तेमाल कब होता है। ZIFT को हम पहले देखते हैं। ZIFT का फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जब किसी स्त्री में फैलोपियन ट्यूब में कुछ खराबी होती है, अर्थात वह अंडाणु को यहां से ले जाने में फैलोपियन ट्यूब यदि असमर्थ होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी होती है, लेकिन उसका ओवरी नॉर्मल है, यूट्रस नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है, ओवरी और यूट्रस नॉर्मल है, केवल फैलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी होती है, तब ZIFT का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक स्त्री से उससे इंजेक्शन के द्वारा इस ओवम को, अंडाणु को बाहर निकाल लिया जाता है, ओवम को बाहर निकाल लिया जाता है और उसके पति के स्पर्म के साथ में स्पर्म को भी बाहर निकाल करके दोनों ओवम और स्पर्म का बाहर, शरीर के बाहर एक पात्र में, कांच के पात्र में शरीर के जैसा ही वातावरण निर्मित करके इन दोनों के बीच में फ्यूजन कराया जाता है, ओवम और स्पर्म का, और दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट बनता है। जब जाइगोट बन जाता है, आपको पता है जाइगोट में विभाजन होता है और 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार कोशिकाओं का विभाजन होता है। इन कोशिकाओं को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। हमने मानव जनन में इसके बारे में पढ़ा है। ZIFT में जब जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर की स्थिति में रहता है, 8 ब्लास्टोमियर की स्थिति में जब जाइगोट रहता है, तब इस जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है
फैलोपियन ट्यूब में। इस फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है 8 कोश की अवस्था में। बाहर में, शरीर के बाहर स्त्री का ओवम, पुरुष का स्पर्म, इनको निकाल करके शरीर के बाहर निषेचन कराकर जब जाइगोट 8 कोश की अवस्था में पहुंच जाता है, ब्लास्टोमियर अवस्था में शरीर के बाहर ही जाइगोट की वृद्धि होती है, तब इस 8 ब्लास्टोमियर अवस्था में इसका ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में करवा दिया जाता है। और उसके बाद जाइगोट के बाद आगे का विकास का जो पूरी प्रक्रिया है वह माता के शरीर में स्वतः ही होती है। यह कब कराया गया था? जब अंडाणु यहाँ से जाने में असमर्थ है, फैलोपियन ट्यूब में कुछ विकृति होती है तब। तो ZIFT का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, जाइगोट, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना। जाइगोट को हमने ट्रांसफर किया है 8 कोश की अवस्था में। अब हम देखते हैं IUT क्या है। IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन मतलब गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर, गर्भाशय के अंदर स्थानांतरण। यहाँ पर जब जाइगोट 8 से अधिक 16 या 32 या 64 इस ब्लास्टोमियर स्थिति में रहती है, 16 या 32 कोश की अवस्था में रहती है, तब यहाँ पर ट्रांसफर यूटेरस में किया जाता है। यूटेरस में जाइगोट का ट्रांसफर किया जाता है। और जब जाइगोट 16 या 32 कोश की अवस्था में रहेगा तब हम इसे IUT कहते हैं। और यहाँ पर यहाँ पर यूट्रस के अंदर इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, तब हम इसे IUT कहते हैं। और इसके आगे माता के शरीर में पुनः भ्रूण का आगे का विकास जो है वो सामान्य तरीके से होता है माता के गर्भ में। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना। आपको टेस्ट ट्यूब बेबी में 2 प्रकार की चीज, यहाँ पर 3 नाम आ रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी को यदि आपको समझाना है तो IVF तकनीक बताना है, पात्र निषेचन के द्वारा यह तकनीक पूरी की जाती है, जिसमें शरीर के बाहर एक पात्र में या एक टेस्ट ट्यूब में माता और पिता दोनों का ओवम और स्पर्म को निकाल करके बाहर फ्यूजन कराया जाता है। और फ्यूजन कराने के बाद जाइगोट बनने के बाद माँ के शरीर में उसे रोपित कर दिया जाता है। तो 2 प्रकार से रोपण होता है। एक ZIFT होता है जिसमें जाइगोट को 8 कोश की अवस्था में फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। और दूसरी जो तकनीक है IUT, जिसमें जाइगोट जब 16 या 32 कोश की अवस्था में रहता है तब उसे सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इस प्रकार जो बेबी पैदा होता है उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, जो कि ZIFT और IUT के द्वारा विकसित होता है। और ये किस कंडीशन में था? जब माँ का केवल फैलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी हो, उनका ओवरी और गर्भाशय दोनों सामान्य अवस्था में रहती है, कोई खराबी नहीं होती है, तब इन दोनों तकनीकों के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न किया जाता है। एक और नाम आप लोग ने सुना होगा बहुत, सरोगेसी या सरोगेट मदर, है ना। सरोगेसी क्या है, सरोगेट मदर क्या है? तो जब क्या होता है, अगर किसी स्त्री में गर्भाशय में ही कोई विकृति आ जाती है ना, यानी स्त्री में गर्भाशय में गड़बड़ी हो, गर्भाशय में विकृति हो, गर्भाशय में विकृति हो, तब क्या करेंगे? क्योंकि स्त्री का गर्भाशय यदि विकृत होगा तो यहाँ पर भ्रूण का विकास ठीक से नहीं होगा, यहाँ पर शिशु का विकास नहीं होगा, क्योंकि गर्भाशय ही ठीक नहीं है। तो गर्भाशय में विकृति होने पर क्या किया जाता है कि माता का ओवम और पिता का स्पर्म दोनों का सेम ऐसे ही जाइगोट बनाया जाता है शरीर के बाहर। और इस जाइगोट को किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में
दूसरी स्त्री के गर्भाशय में उसे रोपित कर दिया जाता है। और जब दूसरी स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है तब हम उस दूसरी स्त्री को क्या कहते हैं? सरोगेट मदर कहते हैं, सरोगेट माता या सरोगेट मदर, और इस विधि को सरोगेसी कहते हैं। तो सरोगेट या सरोगेसी एक प्रकार का टेस्ट ट्यूब ही है जिसमें माता और पिता का ही स्पर्म और ओवम उपयोग में लाया जाता है। माता और पिता के ही स्पर्म और ओवम से जाइगोट बनाया जाता है शरीर के बाहर आईवीएफ तकनीक से, और उस जाइगोट को फिर किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है और उस स्त्री को हम सरोगेट मदर कहते हैं और इस तकनीक को सरोगेसी कहते हैं। उस माता के शरीर में क्यों नहीं रोपित किया गया? क्योंकि उस माता के शरीर के गर्भाशय में कुछ विकृतियां पाई जाती हैं, यानी उनका गर्भाशय उसके लिए तैयार नहीं होता कि वह एक शिशु को विकसित करने में सक्षम हो सके। इस स्थिति में किया जाता है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आईवीएफ तकनीक, जेडआईएफटी और आईयूटी। जेडआईएफटी जाइगोट ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में, आईयूटी जाइगोट का ट्रांसफर यूट्रस में। तो इसके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया जा सकता है। इसके बाद हम और कुछ तकनीक को अभी हम देखते हैं। और कुछ तकनीक है जिसमें एक है GIFT। अभी हमने ZIFT देखा था, ये है GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पर गैमेट को हम ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में। GIFT कब होगा? जब स्त्री के मादा जनन अंग में, मादा जनन तंत्र में फिम्बरी, हमने फिम्बरी पढ़ा था, फिम्बरी या जिसको हम झालर कहते हैं, ये वाला पोर्शन है ना, ये अगर ये झालर ठीक ना हो, अंडाशय तो है लेकिन अगर ये झालर अंडाशय में अंडाणु जब बनता है इस अंडाणु को पकड़ने में असमर्थ होता है। अब जब फिम्बरी ही इस झालर को पकड़ने में फिम्बरी जब इस अंडाणु को पकड़ने में असमर्थ होगा तो ये इसे अंदर कहां से ले जा पाएगा? फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु स्थानांतरित नहीं हो पाता है फिम्बरी ठीक ना होने के कारण। तो GIFT कब होता है? जब किसी स्त्री का फिम्बरी ठीक ना हो, कुछ उसमें विकृतियां रहती है, तब ऐसे समय में उस स्त्री के शरीर से ओवम को निकाला जाता है। इंजेक्शन के द्वारा इस ओवम को बाहर निकाला जाता है और ओवम को बाहर निकाल करके फिर बाहर निकाल के यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। तब हम इसे कहते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर या GIFT। सेम ये किसमें होता है? स्त्रियों में। जब फिम्बरी ठीक ना हो तब गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर स्त्रियों में कराया जाता है। सेम ऐसा ही पुरुषों में भी होता है जिसे हम कहते हैं ICSI। पुरुषों में भी ये होता है ICSI। इसका फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन में क्या करते हैं? स्पर्म निकाला जाता है बाहर, स्पर्म निकाल के सीधे ओवम के साथ
संलयन किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। ICSI में पुरुषों के स्पर्म को बाहर निकालकर सीधे ओवम के साथ में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है उसे। तो ये JIFT और ICSI दोनों गैमेट से रिलेटेड है। यहाँ पर हम जाइगोट नहीं बना रहे हैं बाहर। शरीर से माता और पिता के शरीर में यदि कुछ खराबी आती है, माता में हम देख रहे हैं फिम्बरी अगर अंडाणु को पकड़ने में सक्षम नहीं है तो उस अंडाणु को इंजेक्शन से बाहर निकालकर सीधा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसी प्रकार ICSI में पुरुष के स्पर्म को बाहर निकाल करके सीधे ओवम के साथ में उसे संलयन कर इंजेक्ट वहां पर ओवम के पास में उसके ओवम में ही डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसे हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। इसी प्रकार होता है एक कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है वो एक तकनीक है, यानी हम कृत्रिम तरीके से वीर्य का सेचन कर रहे हैं, कृत्रिम तरीके से वीर्य को आरोपित कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ये एक तकनीक का नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन। और इस विधि के द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है उसे हम IUI कहते हैं। IUI मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, नाम से जाहिर है इंट्रा यूटेराइन यानी स्पर्म को निकाल करके सीधा यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। बाहर स्पर्म को बाहर निकाल करके यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कृत्रिम वीर्य सेचन जानवरों में भी किया जाता है। जानवरों में भी नए प्रकार के कुछ प्रजातियों की जब प्राप्ति करनी होती है तो किसी अलग प्रकार के, जैसे हम गाय और भैंसों की प्रजातियों में देखते हैं, आर्टिफिशियल वीर्य सेचन किया जाता है। इसमें स्पर्म को निकाल करके माता के गर्भाशय में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद GIFT, ISI, ICSI, जिसमें हमने गैमिट को, यहाँ पर गैमिट को, अंडाणु को हमने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। ICSI में स्पर्म को निकाल करके सीधा ओवम के पास साथ इंजेक्ट कर दिया जाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तकनीक के द्वारा इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन किया जाता है, जिसमें यूटेराइन के अंदर, गर्भाशय के अंदर डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर वह अंडाणु की ओर गति करता है। तो ये जो टर्म्स है इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी प्राप्त करने के, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, पात्रे निषेचन के द्वारा, IVF के द्वारा माता और पिता के शरीर से स्पर्म और ओवम को निकाल करके जाइगोट बनाया जाता है शरीर के बाहर, और जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में या डायरेक्ट यूट्रस में, जिसे हम ZIFT हमने कहा था। और एक जो डायरेक्ट यूट्रस में हमने जो डायरेक्ट किया था उसको IUT कहा था, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी की दो तकनीकें। फिर हमने देखा GIFT और ICSI, जिसमें गैमिट को हम निकाल करके ट्रांसफर कर रहे हैं जब फिम्बरी ठीक ना हो तब, और ICSI कर दिया जाता है जब स्पर्म को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। और स्पर्म को बाहर कब निकालने की प्रवृत्ति आती है, जब पुरुषों में भी जब वीर्य की मात्रा में कमी, शुक्राणुओं की संख्या में कमी, उनकी क्रियाशीलता में कमी होती है, तब भी ये तकनीकें अपनाई जाती हैं। और कृत्रिम वीर्य सेचन में भी हमने देखा IUI के द्वारा गर्भाशय में डायरेक्ट स्पर्म को भेजा जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे इसके बाद कुछ और तकनीकों को देखेंगे।
इन तकनीकों के द्वारा जो निसंतान दंपत्ति है वे अपना स्वयं का संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सहायक प्रजनन तकनीकों के द्वारा किस प्रकार से संतान दंपत्ति जो हैं वे संतान उत्पन्न कर सकते हैं इन तकनीकों का उपयोग करके। विकल्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने देखा कि इन तकनीकों में एक्सपर्ट्स के संचालन की आवश्यकता होती है। ये सब महंगी भी हैं, कुछ सीमित शहरों पर ही उपलब्ध होती हैं और सीमित लोग ही इसका वहन कर सकते हैं। इन सारी तकनीकों का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य होता है संतान प्राप्ति। और हम देखते हैं कि हमारे देश में भी कुछ गरीब, अनाथ, दीन बच्चे होते हैं जिन्हें लेकर भी उस कमी को पूरा किया जा सकता है, और संतान प्राप्ति का मेरे ख्याल से ये एक सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं यौन संचारित रोगों के बारे में, जो पुरुषों और स्त्रियों में यौन संबंध होते समय फैलता है, जिसे हम यौन संचारित रोग या एसटीडी कहते हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो कि वायरस और बैक्टीरिया, जीवाणु और विषाणु के द्वारा फैलते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विषाणु जनित यौन संचारित रोग। विषाणु जनित में जो सबसे पहला नाम आता है वह है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम, और ये फैलता है वायरस HIV से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो इसका कारक कौन है? HIV है। तो आपको कारक पता होना चाहिए। कारक के बाद आपको लक्षण के बारे में पता होना चाहिए। इसका लक्षण है प्रतिरोधी क्षमता नष्ट होना। प्रतिरोधी क्षमता नष्ट हो जाती है। यौन संचारित रोगों में आपको प्रश्न पूछा जाता है, यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं पूछा जाता है, केवल आपको यौन संचारित रोगों के नाम याद रखने हैं और मुख्य रूप से उन कारकों के नाम याद रखने हैं जिनके द्वारा ये फैलता है। लक्षणों के बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आपको कारक का नाम पता होना चाहिए और रोगों का नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। एड्स जो होता है HIV वायरस से फैलता है, जो HIV उसका कारक होता है, और इसमें जो लक्षण है वह प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाता है। एड्स में वायरस जो होता है वो सीधे हमारे प्रतिरोधी तंत्र को अटैक करता है। हमारे शरीर में T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट्स प्रतिरोधी सेल्स होते हैं, प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने वाले सेल्स होते हैं, और ये जो एड्स के विषाणु होते हैं वो डायरेक्ट हमारे सहायक T लिम्फोसाइट्स सेल्स को अटैक करते हैं, उसे खत्म करते हैं। और जब सहायक T कोशिकाएं, B और T सेल्स, आप आगे पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में और जाकर के कि B और T सेल्स होते हैं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, और सहायक T कोशिकाएं जो होती हैं वो B लिम्फोसाइट्स को सूचना भेजती हैं कि हमारे शरीर में कुछ अनजाने विषाणु या जीवाणु प्रवेश कर चुके हैं। फिर B सेल्स जो होते हैं, B लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बनाते हैं, प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं। तो ये विषाणु क्या करता है? HIV विषाणु सहायक T सेल्स को ही खत्म कर देता है। तो B लिम्फोसाइट्स तक सूचना ही नहीं पहुंच पाती है कि हमारे शरीर में किसी विषाणु का आक्रमण हुआ है, और इस प्रकार विषाणु पूरे शरीर में हमारे प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट कर देता है। प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होने का मतलब क्या है? कि हमारे वातावरण में उपस्थित हर प्रकार के जीवाणु और विषाणु हमारे शरीर पे आक्रमण करने लगते हैं और हम हर प्रकार के रोगों से संक्रमित हो जाते हैं। तो एड्स के बीमारी में यही होता है कि मनुष्य बहुत सारे रोगों से संक्रमित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रतिरक्षात्मक तंत्र पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होता है। वह विषाणु उस व्यक्ति के शरीर के प्रतिरक्षात्मक तंत्र को बनाने वाली कोशिकाओं को ही नष्ट कर देता है, और इसमें लक्षण मुख्य रूप से होता है शरीर में हमेशा ज्वर का बना रहना, मांसपेशियों में दर्द का होना, और भी बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति उनमें
हो जाती है। एड्स की पहचान करने के लिए एक प्रकार की जांच की जाती है जिसे एलिजा टेस्ट कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है एड्स की जांच, एलिजा टेस्ट क्या है पूछा जाता है, तो एलिजा टेस्ट के द्वारा एड्स की विषाणु की उपस्थिति की जांच की जाती है कि एड्स है कि नहीं है। और इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इस टेस्ट के द्वारा, इस एलिजा टेस्ट के द्वारा एड्स की जांच की जाती है। एड्स की जांच करने के लिए एक और टेस्ट होता है, उसे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें एलिजा टेस्ट के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है जो कि एड्स की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो एड्स HIV वायरस से होता है और यह पूरी तरीके से प्रतिरोधी तंत्र को नष्ट कर देता है। दूसरा जो विषाणु जनित यौन संचारित रोग है, एड्स फर्स्ट हो गया। दूसरा आपके पास से हम ए कहते हैं, दूसरा जो रोग होता है वह है जेनाइटल हर्प्स। जेनाइटल हर्प्स, इसका जो कारक है ये भी एक प्रकार के वायरस से होता है जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स विषाणु, हर्पिस सिम्प्लेक्स विषाणु भी होता है, जेनाइटल हर्प्स इस रोग का नाम होता है और ये भी जनन अंगों पर ही आक्रमण करता है। इसके लक्षणों के बारे में तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बुक्स में दिया हुआ है। हर एक इसमें जो लक्षण दिए होते हैं वही जनन अंगों में घाव का होना, छाले पड़ना, मूत्र त्याग के समय जलन होना, ये सारी चीज़ें इसमें लक्षणों में आती हैं। तो जेनाइटल हर्प्स होता है विषाणु हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से फैलता है। तीसरा जो विषाणु जनित यौन संचारित रोग है वह है यकृत शोथ बी। यकृत शोथ बी जिसे हम हेपेटाइटिस बी के नाम से अच्छे से जानते हैं, हेपेटाइटिस बी। और ये जो इसका जो कारक है, इसका कारक का नाम ही वही है, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी विषाणु, इसके द्वारा भी यह रोग फैलता है, यौन संचारित रोग है ये भी। अगला जो विषाणु जनित रोग है वह है जेनाइटल वर्ट्स। यहाँ पर हर्प्स था, यह है वर्ट्स। वर्ट्स लैंगिक मस्से हम इसको बोलते हैं, लैंगिक अंगों में मस्से हो जाते हैं, लैंगिक मस्से हो जाते हैं। और ये जो होता है कारक इसका जो है ये भी विषाणु से ही फैलता है और इसका है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका कारक है, जेनाइटल वर्ट्स का, जिसको हम लैंगिक मस्से भी कहते हैं। इसमें जनन अंगों में, पेनिस में, लेबिया में, वेजाइना में, ये सब में लैंगिक मस्से की जैसी रचना बन जाती है और ये विषाणु से फैलता है। तो ये चारों जो रोग हैं, एड्स, जेनाइटल हर्प्स, यकृत शोथ बी या हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल वर्ट्स, ये चारों रोग जो है यौन संचारित रोग हैं। इनके कारकों के नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखेंगे जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरिया से फैलने वाले एसटीडी, जीवाणु जनित यौन संचारित रोग।
जीवाणु जनित में एक जो मुख्य रोग है वह है गोनोरिया। गोनोरिया जिसको हिंदी में सुजाक कहते हैं, सुजाक रोग, गोनोरिया रोग या सुजाक रोग। और इसका जो कारक है निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु, कारक है निसेरिया गोनोरी। ये बैक्टीरिया माता के जनन अंगों पर आक्रमण करता है। तो ये भी मूत्र त्याग में जलन, घाव, छाले पड़ना, ये सब चीजें इसमें होती है। लक्षण में गोनोरिया या सुजाक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न एक यौन संचारित रोग है जो निसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। फिर जो दूसरा जीवाणु जनित रोग है वह है सिफिलिस। यह सिफिलिस भी ट्रिपोनिमा पैलिडम, इसका जो कारक है सिफिलिस का ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम, इस ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु से भी ये सिफिलिस रोग फैलता है। इसमें भी जनन अंगों में घाव, छाले, दर्द, पीड़ा, मूत्र त्याग, यही सारी चीजें होती हैं। उसके बाद है एक और जीवाणु जनित रोग है ट्राइकोमोनियसिस। सॉरी, ये जीवाणु जनित नहीं है, ये है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से एक और यौन संचारित रोग है जिसे हम ट्राइकोमोनियसिस कहते हैं। प्रोटोजोआ से जो रोग है उसका नाम है ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस, ये ट्राइकोमोनियसिस नामक रोग होता है और ये ट्राइकोमोनास वेजिनलिस नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ट्राइकोमोनास टी से और वेजिनलिस, इस प्रोटोजोआ से भी एक यौन संचारित रोग होता है। तो विषाणु से आपको 4 नाम याद रखना। एड्स, उसका कारक HIV, प्रतिरोधी तंत्र को नष्ट करना। एड्स के लिए एलाइजर टेस्ट किया जाता है, इसका फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। दूसरा वायरस से होने वाला रोग है जेनाइटल हर्प्स, जो कि हर्पिस सिम्प्लेक्स विषाणु से होता है। फिर है हेपेटाइटिस बी या क्रिशोत बी, जो कि हेपेटाइटिस विषाणु से होता है। जेनाइटल वर्ड्स, जो कि ह्यूमन पैलिलोमा विषाणु से होता है, जिसमें लैंगिक मत्स्य बन जाते हैं। फिर जीवाणु जनित रोग में आपको गोनोरिया या सुजाक पढ़ना है, जिसका कारक है निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु। सिफिलिस, इसका कारक है ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु। और ट्राइकोमोनियसिस नामक रोग होता है जो कि एक प्रकार के प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास वेजिनलिस से फैलता है। इन सारे यौन संचारित रोगों में बच्चों आप लोग को अगर लक्षण बोला जाता है तो आप बुक में पढ़िएगा, सभी में लगभग एक जैसा लक्षण मिलता जुलता रहता है। और इसके सारे रोकथाम में हमें अक्सर ये कहा जाता है कि एक से अधिक लोगों के साथ में यौन संबंध बनाने से बचना है, जिससे अगर सावधानी नहीं बरती जाती है तो बहुत सारे यौन संचारित रोग होते हैं जो जीवन के लिए खतरे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में हमारा ये पूरा चैप्टर जनरल स्वास्थ्य खत्म होता है। मुख्य चीजों को आपको देखना है, जन्म नियंत्रण की विधियों को पढ़ना है, प्रजनन तकनीकों का मुख्य रूप से जो हमने आज देखा उसके बारे में आपको पढ़ना है। और इस अध्याय में जो पूछा जाता है कुछ टर्म्स हैं जो फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला जाता है, उस टर्म्स के बारे में आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे IUCD, IUD अभी हमने देखा था पिछली क्लास में। आज की क्लास में हमने देखा ART, आर्ट क्या है, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ZIFT, GIFT, IUT, IC, SI, ये सारी चीजों को आपको पूरा एलिजा का
तो ये सारे इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको आपको पूरा एक कॉपी में एक तैयार करके रखिए फुल फॉर्म, और उसका बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे तो वो नाम याद हो जाता है, और उसको लिख करके आप उसको देखिएगा। तो चैप्टर 4 हमारा जनन स्वास्थ्य यहीं पर हम खत्म करते हैं।